हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी यानी कि मृदा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं मिट्टी किसे कहते हैं। भूपृष्ठ की वह ऊपरी असंगठित परत जो चट्टान, ह्यूमस, नमी, खनिज पदार्थ इत्यादि का संयोजन में बनती है। ह्यूमस, नमी, खनिज पदार्थ इत्यादि के संयोजन में बनती है, मिट्टी कहलाती है। मिट्टी के सर्वाधिक अंश खनिज पदार्थों 40% से 49% का होता है। मिट्टी में सर्वाधिक अंश किसका होता है? खनिज पदार्थों का 40% से 49% का। ठीक है। सबसे ऊपरी परत जिसे हम ओ परत कहते हैं, ये परिपक्व मृदा भी होती है। जो सबसे ऊपरी परत होती है वो परिपक्व मृदा होती है। इसके निर्माण में लगभग 400 से 500 वर्ष का समय लगता है। इस परत को जैविक भट्टी के नाम से भी जाना जाता है। परिपक्व मृदा को किसके नाम से जाना जाता है? जैविक भट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी में मौजूद ह्यूमस एक जैविक क्षयमान तत्व होता है जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। मिट्टी में मौजूद ह्यूमस एक जैविक क्षयमान तत्व है जो मिट्टी में उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। ये सामान्यतः 5 से 10% होना चाहिए। इसके विकास के लिए किसानों को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। क्या क्या कार्य करने चाहिए? जैविक खाद उपयोग, हरी खाद का उपयोग, वार्मी क्लियरिंग का प्रयोग, भूमि की परती छोड़ना, राष्ट्र संयोजन। वार्मी कल्चरिंग का प्रयोग। ये वार्मी कल्चरिंग क्या है? इसमें केंचुओं का पालन होता है। किसका? केंचुओं का पालन। इसके द्वारा केंचुओं का पालन होता है। किसान हरी खाद के रूप में सन, तिल, उड़द, मूंग, ढांचा इत्यादि फसलों का प्रयोग करते हैं। हरी खाद में किसके लिए प्रयोग करते हैं? सन, तिल, उड़द, मूंग, ढांचा फसलों का प्रयोग करते हैं। वार्मी कल्चरिंग, जैसे कि हमने पहले बताया था, केंचुआ पालन से संबंधित है। भूमि की परती छोड़ने का तात्पर्य फसल चक्र में कुछ समय के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? भूमि की परती छोड़ने का तात्पर्य फसल चक्र में कुछ समय के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें कोई खेती नहीं की जाती कुछ समय के लिए।
शास्य संयोजन का तात्पर्य फसलों की अदला बदली से है। शास्य संयोजन से क्या समझते हैं, मतलब फसलों की अदला बदली से है। इसमें फसलें, अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब एक फसल नहीं, हर बार अलग अलग फसलें उत्पादित की जाती है, यानी उत्पादन होता है। किसानों को फसल चक्र में एक बार दाल वाली फसलों का अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। दाल वाली फसलों का क्यों उपयोग करना चाहिए? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है इससे। मिट्टी में निम्नलिखित समस्याएं आ रही हैं। कौन कौन सी समस्या आ रही है? मृदा अपरदन, वनों का कटाव, अनियंत्रित पशु चरण इत्यादि जुताई के कारण मृदा अपरदन की समस्या हो रही है। इसको दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, जैसे क्या? वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती, यानी कि वेली का कारण। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये होता है। सीढ़ीदार खेती किसके लिए होता है? पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। समुच्च रेखी कृषि, मेड़बंदी करना मृदा अपरदन के लिए बता रहे हैं ये उपाय, मृदा अपरदन को दूर करने के लिए, ठीक है। दूसरा कारण, मृदा प्रदूषण की समस्या। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण की समस्या हो जाती है, जिससे भूमिगत जल भी प्रभावित हो रहा है। इसको कम करने के लिए जैविक कृषि करनी चाहिए। हम लोगों को केमिकल से ज़्यादा जैविक कृषि पे ध्यान देना चाहिए। जैविक कृषि से तात्पर्य प्राकृतिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग करने वाली फसलों से उत्पादित से है। जैविक कृषि का मतलब क्या होता है? जैविक कृषि से तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग करने फसल उत्पादन से है, मतलब प्राकृतिक रूप से कीटनाशकों का उपयोग करना। अम्लीय एवं क्षारीय की समस्या, इससे भी मिट्टी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों में अम्लता की समस्या हो जाती है, अर्थात पीएच मान 7 से कम हो जाता है। नहर की सिंचाई वाले क्षेत्रों में क्षारीयता की समस्या आ जाती है, अर्थात पीएच मान 7 से बढ़ जाता है। जबकि फसलों के उत्पादन के लिए समानता मृदा होनी चाहिए, जिसका पीएच मान 6.8 से 7.2 होना चाहिए। अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए बुझा चूना तथा क्षारीय समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए किसका? बुझा चूना, और क्षारीय समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। देखो, मृदा का वर्गीकरण। निर्माण के आधार पर पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। इसके अंदर बोगर, परातन काप या खादर काप या नवीन काप या बछारी मिट्टी आती हैं। निर्माण के आधार पर हैं ये, निर्माण के आधार पर बता रहे हैं कौन कौन सी? पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़, काप मिट्टी, बोगर मिट्टी, परातन मिट्टी, खादर मिट्टी, नवीन मिट्टी, बछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक। इसके अंदर आता है लेटराइट,
क्या हो गया, लेटराइट मरखला, डेल्टाई हो गया, और इसके अलावा एक और होता है मरुस्थली। एक मिनट दिखा देता हूँ। मरुस्थली। अब रंगों के आधार पर कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं? रंगों के आधार पर लाल मिट्टी, ये ग्रेनाइट और इसमें लोहांस, ये दोनों पाया जाता है। काली मिट्टी में ग्रेनाइट और लोहांस इसमें भी पाया जाता है। पीली मिट्टी में फेल्सफर पाया जाता है। कणों के आधार पर बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी या खाद मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसकी सर्वाधिक विस्तार यूपी में। सबसे ज़्यादा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सर्वाधिक, एक मिनट, जलोढ़ मिट्टी, यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। नदियों के बाढ़ के जल जिस क्षेत्र प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता वहां बागर मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कैसे कैसे बनती है? देखो, यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। नदियों के बाढ़ बाढ़ का जल जिस क्षेत्र के प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता वहाँ बागर मिट्टी पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में नदियों में बाढ़ का क्षेत्र प्रतिवर्ष पहुंच जाता है वहाँ खादर मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन और उपाक्षरण क्रिया द्वारा होता है। यह क्रिया कर्नाटक एवं असम, कहाँ कहाँ? कर्नाटक एवं असम राज्यों में पाई जाती है। बागानी फसलों का नाम बागानी फसलें कौन कौन सी हैं? चाय हो गया, कहवा हो गया। बागानी फसलें कौन कौन सी? चाय, कहवा के लिए उपयोगी होता है। ठीक, कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी, चाय एवं कहवा के लिए। डेल्टाई मिट्टी, नदियों में डेल्टाई मिट्टी पाई जाती है। यह डबडली कीचड़ युक्त मिट्टी होती है। यह धान एवं जूट के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पाई जाती है। मरुस्थल में 50 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। 50 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भारत में इनका विस्तार सर्वाधिक राजस्थान में है। भारत में सबसे ज़्यादा यह विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली लाल मिट्टी है। यह तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती है। यह मोटे अनाज के लिए उपयोगी होती है। पीली मिट्टी भी तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। ये मोटे अनाज के लिए उपयोगी है। भारत में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। यह कपास की खेती के लिए उपयोगी है। इसकी खेती, काली मिट्टी, कपास की खेती। ठीक है।
दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। यह गेहूं के लिए उपयोगी है। भारत में मिट्टी के मुख्यतः 8 वर्ग एवं 28 उपवर्ग हैं। काली मिट्टी के स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी की क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।